Hello everybody, welcome to KS Artani Education. In this video, we are going to start a new book, new series, which is of class 11th Commerce, Gujarat Board. Subject is OCM. उसको आज हम इस वीडियो से शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। पूरा बुक ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो ही जाएगी एक एक करके। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके कोई भी सजेशंस हों तो। चलिए फिर शुरू करें। पहला पहला जो इसका चैप्टर आ रहा है, अच्छा इस बुक की अगर हम बात करें तो इसमें हम सिंपली बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस के क्या क्या आपके चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, या जो भी हमें एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर बुक में मिल जाएंगी। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका नेचर एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का कैसा स्वभाव है, क्यों बिजनेस है और उसका कितना स्कोप है, यानी कितना फैला हुआ है आपका बिजनेस। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करें। तो सिंपली देखिए, इस वर्ल्ड में दो टाइप की एक्टिविटीज हैं हमारे कॉमर्स के हिसाब से। वो दो एक्टिविटीज हैं, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम हमारे यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही पढ़ते हैं, उनको ही महत्व देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण ही हमारे पूरे वर्ल्ड में ट्रेड और कॉमर्स जो है वो जिंदा है। हमारे सिटी में, हमारे विलेज में एक पॉटर होगा, ब्लैक स्मिथ होगा, वीवर होगा, कॉबलर होगा, ये सब काम करके, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, मॉनेटरी रिटर्न्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बड़ी बड़ी या छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये सारी एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हम इनकम अर्न करने के लिए करते हैं। जिस एक्टिविटी को आप इनकम अर्न करने के लिए करें या पैसे अर्न करने के लिए करें, उस एक्टिविटी को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस भी एक ऐसी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका ऑब्जेक्टिव है मेनली प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ह्यूमन नीड्स जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाती हैं, कभी भी रुकती नहीं है। आज मेरे पास, अगर मैं छोटी बच्ची हूँ तो मुझे साइकिल चाहिए, बड़ी हो जाऊंगी तो एक्टिवा चाहिए होगा, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। तो हमारी वांट्स जो हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी, और हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करते रहना जरूरी है। फार्मर फूड ग्रेन्स बनाएगा, लॉयर अगर कोर्ट में केस आपका रिप्रेजेंट करेगा तो फीस चार्ज करेगा, वर्कर फैक्ट्री में काम करेगा तो वेजेस पाएगा। ये सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है मॉनेटरी रिटर्न्स। ये एक चीज इस चैप्टर में 100 बार आएगी, ठीक है, याद रख लीजिए इसको। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिनमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता या मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पैसों की लालच नहीं होती, वो सिर्फ कुछ करना चाहते हैं। एग्जाम्पल है सोशल वर्कर, जो सोशल सर्विस का मुद्दा लेकर के बैठा हुआ है। डॉक्टर फ्री में मेडिकल सर्विस दे रहा है तो वो भी सोशल सर्विस है। ये सारी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होता या मॉनेटरी रिटर्न नहीं होता, मतलब पैसों के बारे में वहां कोई इंसान सोचता ही नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग जाने तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए या पैसों के लिए आप काम करें, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंसान को इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ता है फॉर हिज ओन लाइवलीहुड। अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे कमाना जरूरी है, तभी आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने बोलते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ निकल करके आता है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उससे दूसरों की नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है, और उसके बदले में उसको क्या मिल जाते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि पैसे। एग्जाम्पल है, फार्मर जब फूड ग्रेन्स बनाएगा तो वो फूड ग्रेन्स खा करके सामने वाले को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो बना ही ना, प्रोडक्शन तो किसी ना किसी चीज का हुआ। वीवर जो है क्लोथ बनाएगा तो क्लोथ बना, कारपेंटर फर्नीचर बनाएगा। तो ये सारे अलग अलग सोसाइटी के जो क्लासेस हैं, उन सबकी नीड सेटिस्फाई हो रही हैं और बदले में इनको पैसे मिल रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉडर्न वर्ल्ड का सेंटर है एक तरह से। ये आपके ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। इसके ऑपोजिट बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव ना ही मॉनेटरी रिटर्न है और ना ही इकोनॉमिक गेन है।
कोई लोग जो हैं सोसाइटी में एक्टिविटीज़ बिना पैसे के ऑब्जेक्टिव के या बिना कुछ भी ऑब्जेक्टिव के वो करते हैं। एग्ज़ाम्पल है सोशल सर्विस जो सोशल वर्कर करता है, नर्सिंग एक्टिविटी जो मदर करती है अपने बच्चों के लिए। हम एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़ जो अपने बच्चों को या जो अपने घरवालों को सर्विसेज़ देते हैं, दे आर विदाउट एनी मॉनेटरी रिटर्न और इकोनॉमिक गेन, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उन सबको अपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनेंगे। वॉलंटियर जो है वो किसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, कम्युनिटी को इकट्ठा लाने के लिए काम कर रहा है। वॉलंटियर किसी रिलीफ कैंप में काम कर रहा है, जहाँ पर मान लो लोगों को दिक्कत है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो वहाँ पर रिलीफ कैंप लग रहे हैं, वहाँ लोग फ्री में काम करके दे रहे हैं। ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मोटिवेशन क्या है यहाँ पर? वो ये आपका आप कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं और फीलिंग ऑफ ऑल, मतलब सबके लिए आप सोचते हैं। तो ये जो है आपका लाइफ में एक चेंजेस लेकर के आएगा, बट मॉनेटरी रिटर्न कोई नहीं होगा। डिफरेंस देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसे कमाना। यहाँ पर मोटिव है सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस या सर्विस टू द कंट्री। एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या हम चाहते हैं बदले में प्रॉफिट, सैलरी, फीस या अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं? यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ये सारी चीज। टाइप इसके 3 है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर कोई टाइप नहीं है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, सिंपल बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स हैं, जैसे हमने अभी अभी बताया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का डेफिनेशन देखें तो ये एक इंग्लिश वर्ड बिजी से आया है, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। बिजनेस जो है ये एक मोटिव से होता है कि हमको प्रॉफिट और वेल्थ जो है वो इकट्ठा करना है। बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है वो है आपका प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभी लॉस हो जाता है, पर फिर भी बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रहेगा। बिजनेस की एक ब्रीफ और प्रिसाइज एकदम टू द पॉइंट वाली डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं उसको बोलेंगे अपने बिजनेस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसी डेफिनेशन में से बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है बिजनेस में से। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। प्रॉफिट जरूरी है बिजनेस को करने के लिए। ये गुड्स जो हैं हम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा के प्राइस पे बेचते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 9 के मैथ्स में, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज लेस देन द सेलिंग प्राइस, राइट। तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। बिजनेस कितना आपका एफिशिएंट है, कितना आप अच्छे से उसको चला पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही आपको बता सकता है। इन शॉर्ट, प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। ये कई बार क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है कि कैसे इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वो है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं कस्टमर्स को, और बदले में हम उनको उनसे पैसे लेते हैं। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज या तो हम खुद बनाएंगे या तो इनको कहीं और से परचेज करेंगे। एक्सचेंज इज कंपलसरी। यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। गुड्स हो सकता है फिजिकल फॉर्म में हो, सर्विस जो है वो इनविजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म में आ सकती है। ये सब एक्सचेंज होते हैं। इनटेंजिबल फॉर्म का मीनिंग कैसे होगा? यहाँ पर एक्चुअली इंटेंजिबल की स्पेलिंग गलत है। इनटेंजिबल मतलब क्या? जिसको आप देख नहीं सकते। इनविजिबल भी वही है, मतलब यू कांट टच दैट, यू कांट सी दैट, बट यू कैन फील इट। कंपनी है, मान लो वो एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है, वो फिजिकल गुड्स जो है एक्सचेंज कर रही है। जबकि एक कंपनी जो है इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि आपके गुड्स खराब हो गए हैं तो उन्होंने उनको ठीक कर दिया है ना। चलो आगे। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में रिस्क होता है, अनसर्टेनिटीज होती हैं। अनसर्टेनिटीज का मीनिंग क्या है? कब क्या हो जाए पता नहीं। मैन मेड रिस्क है, एग्जाम्पल है फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, रायट, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन प्रेफरेंसेस। चेंज इन प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि लोगों का हो सकता है कि सोच विचार बदल जाए। पहले कुर्तियों का जमाना चलता था, अब नॉर्मल टॉप्स का जमाना चलता है, तो ये प्रेफरेंसेस लोगों के बदलते जाते हैं। डिमांड कभी भी कम हो जाती है, लोगों की लाइफस्टाइल कभी भी चेंज हो सकती है। उनका टेस्ट, हैबिट, कंपटीशन, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी जो आसपास चल रही है वो सब कभी भी चेंज हो सकता है। बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। नेचुरल रिस्क होते हैं जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ये सब आते हैं। ये सारे रिस्क जो हैं हमारे इनकम को घटा सकते हैं। और अनसर्टेन रिटर्न इसीलिए भी है क्योंकि
कब क्या हो जाए पता नहीं है, ठीक है? तो कभी हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होता है, कभी नहीं होता और कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अच्छा, अगर मान लो बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो रहा है तो वो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर उसमें कभी-कभी लॉस भी हो जाता है इस रिस्क के कारण, फिर भी हमारा मोटिव वही रहेगा प्रॉफ़िट और फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रहेगी। चलो मूविंग ऑन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस जो है कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेगा, वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करते रहेगा गुड्स और सर्विसेज से, और इसी को अपने बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये तीन टाइप की होती है, एक होता है फॉर्म, दूसरा होता है प्लेस और तीसरा होता है टाइम। फॉर्म का मतलब क्या, रॉ मटेरियल को अच्छे वाले कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी। शुगर केन को हम यूज नहीं कर सकते चाय बनाने के लिए, लेकिन शुगर केन से जब हम शुगर बनाएंगे तो हमने एक कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स बनाए और वही फॉर्म यूटिलिटी बना, ठीक है? जब गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं तो हो जाता है प्लेस यूटिलिटी। कहाँ लेके जाना है, जहाँ पर उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। और जब उनकी ज़रूरत ना हो और जब उनकी ज़रूरत हो तब हम उसको सप्लाई करें, तो उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वेटर्स, स्वेटर्स बनते पूरे साल हैं, लेकिन उनको सप्लाई किस टाइम पे किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर के टाइम पे, ये आ जाएगी आपकी टाइम यूटिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटीज चलती ही रहती है रेगुलरली, कंटिन्यूअसली बिजनेस चलते रहता है। बिजनेस ऑन गोइंग एक्टिविटी है, मॉनिटरी एक्टिविटी है। बिजनेसमैन जो है परचेज और सेल कंटिन्यूअसली करेगा प्रॉफिट के चक्कर में। अगर कोई ट्रेडर या प्रोड्यूसर अपने घर के लिए बिल्डिंग बना रहा है और बाद में उसको बेच देता है, उसमें से प्रॉफिट अर्न करता है, तो ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसको रेगुलरली नहीं किया, उसने बस एक ही बार किया। उसने एक ही बिल्डिंग बनाई अपने घर के लिए और फिर उसको भी बेच दिया। तो अगर वो एक ही बार में खाली वो बना रहे हैं बिल्डिंग और बस उसको सेल कर दे रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू होना जरूरी है, रेगुलर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है कि मनी की रिक्वायरमेंट है। मनी जरूरी है बिजनेस की शुरुआत से लेकर के एंड तक। मनी जो है आपको गुड्स बनाने के लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, ट्रेडर को बेचने के लिए, परचेज करने के लिए, सब चीज के लिए मनी की जरूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है और उसका मोटिव है खाली प्रॉफिट, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है आपका प्रॉफिट बनाना। उसके सिवा भी और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्जांपल है आपका कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस लाना, स्टेट्स के रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना, कंडीशंस को ध्यान में रखना, कैसी-कैसी कंडीशंस हैं। तो ऐसे में हम बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका इकोनॉमिक और दूसरा है सोशल। इकोनॉमिक में बात करें तो सबसे पहला आता है वो आपका प्रॉफिट, कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका जो रिटर्न हमको मिलेगा और मिलना भी चाहिए, जो हम पैसे लगा रहे हैं, एम्प्लॉयड कैपिटल मतलब जो हम पैसे उसमें लगा रहे हैं, उसके ऊपर हमको रिटर्न मिलना चाहिए और यही रिटर्न को अपने क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है बिज़नेस के होने के लिए भी, एक्सिस्टेंस के लिए भी और साथ-साथ बिज़नेस की ग्रोथ के लिए भी। प्रॉफिट जो है हमारा एक मोटिवेटिंग फ़ोर्स है, मोटिवेटिंग मतलब आज अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कल हम और जोश से धंधा करेंगे। उसका बिज़नेस का एफिशिएंसी का बैरोमीटर है और बिज़नेस का लाइफ ब्लड भी है, ठीक है? ये सारे वर्ड्स बड़े काम के, जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आजकल रीजनेबल प्रॉफिट का जो है कंसेप्ट माना जाता है इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। आजकल लोग जो हैं ज़्यादातर प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, नॉर्मल प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। रीजनेबल प्रॉफिट से उनको सोसाइटी में एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि हाँ, ये इंसानों को छेतरता नहीं है और फेयर प्रॉफिट को अर्न करता है। बिज़नेस यूनिट को हम तभी पहचान सकते हैं जब वो कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर पाए फेयर प्रॉफिट अर्न करके। दूसरा है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, अपनी वेल्थ को आपको बढ़ाना है। प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म, ठीक है, लेकिन एनुअल इनकम से हमारा रिलेटेड है, यानी एक साल में हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, हमारी वेल्थ को बढ़ाना। जो प्रोजेक्ट्स आपके बिजनेस की वेल्थ को बढ़ाएंगे लॉन्ग रन में, उनको स्वीकारा जाता है। एग्जाम्पल है डिप्रेशन, अगर मान लो आ गया तो बिजनेस को प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव छोड़ देना पड़ता है। ऐसे माहौल में डिप्रेशन मतलब जब सारी चीजों के दाम कभी कभी घट जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे माहौल में आपको प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव छोड़ना पड़ता है। जितने में आपने खरीदा उतने में बेचना पड़ता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म में आपका जो वेल्थ है वो बढ़े।
है ना? और ये ओनर का बेनिफिट है इसमें कि हम पहले मान लो लखपति थे तो इसी बिजनेस से हमको करोड़पति भी बनना है, इसी को बोलेंगे एक सिंपल एग्जांपल मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का। तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अदर वाले आ जाते हैं, एग्जांपल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट, बिजनेस का ग्रोथ, मार्केट एक्सपांड करना, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अप्लाई अप्लाई करना, ये सारे आपके अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है वो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो सेकंड वाला था कि कुछ ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं। बिजनेस का होना बिना सोसाइटी के पॉसिबल ही नहीं है, बिजनेस सोसाइटी के कारण ही होता है और सोसाइटी के लिए ही होता है, और इसीलिए प्रॉफिट के अलावा भी और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव, कि अब हम जरूरी हो गया है कि हम जो है कंज्यूमर्स को अवेयर करें, स्टेट की रेस्ट्रिक्शंस को माने, यानी सरकार की जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको माने, कंज्यूमर की एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। अगेन एजुकेशन की स्पेलिंग गलत है, एजुकेशन मतलब क्या, कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देना। कंज्यूमर्स के एसोसिएशंस जो होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो सब काम करना भी आजकल जरूरी है। अलग अलग क्लासेस हैं सोसाइटी में, एग्जाम्पल है आपके ओनर, आपके एम्प्लॉयज, कस्टमर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये सब आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं और इन सब का बिजनेस से जुड़े रहने के पीछे अलग अलग मकसद है। तो हमको ये ध्यान देना है कि इनका मकसद जो है वो सही रहे और ये हमारे बिजनेस से अलग ना हो जाए। बिजनेस को, एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करते रहना है, साथ साथ में एम्प्लॉयर वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में आप आगे चल के बहुत पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों को उनको बड़े अच्छे से सोच समझ करके पूरा करना पड़ता है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी लोगों को काम देना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है हमारे इंडिया में वो बढ़ रहा है डे बाय डे, लोग जो हैं वो काम के बिना बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो जिनके पास काबिलियत है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। एग्जाम्पल है खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन, वो सिर्फ उन इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रेफरेंस उन बिजनेस यूनिट्स को दी जाता है, यानी उन बिजनेस यूनिट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको हेल्प किया जाता है जो बैकवर्ड एरियाज में खोलने को राजी हैं, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज में लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है उनको अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करें कि लोगों को अपनी नीड सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, यूनिट्स जो स्पाइसेस बनाते हैं कुकिंग में, कोल्ड ड्रिंक्स में, फूड प्रोडक्ट्स में जो यूज़ होते हैं उनको हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। जो सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज फेयर प्राइस पे भी देते हैं, और डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, गुड्स को इंस्टॉल करना, ये सारी सर्विसेज वो देते हैं। टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या, कि किसी भी गुड्स का गलत तरीके से उनको लाना, गलत जगह पे बेचना या गलत तरीके से बेचना, ये सारी चीजें भी नहीं करनी है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है गुड्स को ऐसे डील करना जो लॉफुल नहीं है, गुड्स को अपने पास बचा के रख लेना। पता है आपको मार्केट में कभी ऑनियंस के प्राइसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग जो है अपने अपनी उसमें गोडाउन्स में उसको भर के रख देते हैं, तो वो मार्केट में आता नहीं है, उसकी सप्लाई होती नहीं, डिमांड सबसे ज़्यादा हो जाती है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देना, गलत गलत एडवर्टाइजमेंट्स में बोलना, ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको नहीं करनी है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी खड़ी कर देना, जैसे मैंने अभी ऑनियंस का बताया कि भाई ऑनियंस के होते हुए भी उनको डाला नहीं जा रहा मार्केट में। स्कैरसिटी का मतलब भी वही है, किसी चीज का अवेलेबल ना होना, और वो भी आर्टिफिशियली, मतलब इंसान ने ही उसको गायब कर दिया है। बिजनेस यूनिट्स को कस्टमर्स की और सोसाइटी के भले के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। फाइनल चीज जो आती है वो आपके अदर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि स्पेशल आइडेंटिटी सोसाइटी में एस्टेब्लिश करो, लोग आपके नाम से आपको जाने। रिसर्च वर्क करो प्रोडक्शन में कि भाई कैसे आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करिए। गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करिए।
अलग-अलग इंसेंटिव्स दीजिए अपने एम्प्लॉइज़ को ताकि वो खुश होकर के आपके यहाँ ज़्यादा अच्छा काम करें और उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाइए, यानी एम्प्लॉइज़ के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर के आइए, ठीक है? बिज़नेस रिस्क की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि बिज़नेस में अनसर्टेनिटी होता है, रिस्क होता है लॉस का, अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर में हमारा प्रॉफ़िट जो है वो अफ़ेक्ट होता है और इससे बोल सकते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। आप उन रिस्क से कैसे जूझते हैं, कैसे उनका सामना करते हैं, उसी के बदले में आपको रिवॉर्ड जो मिलेगा वो होगा प्रॉफिट। हमारे पास दो टाइप के रिस्क हैं, एक है नेचुरल रिस्क और दूसरा है मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क की बात करें तो उसमें आते हैं अर्थक्वेक, फ्लड, जो भगवान जी लाते हैं। एक्चुअली भगवान जी भी नहीं लाते बट इंसान का उन पे कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस का उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोकेंगे, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसको डैमेज भी कर सकते हैं, पूरा खत्म भी कर सकते हैं। सेकंड आता है वो आपका मैनमेड रिस्क। मैनमेड रिस्क भी बिजनेस की डेवलपमेंट के बीच में एक रुकावट है। हिंडर मतलब क्या, रुकावटें पैदा करते हैं और इससे बिजनेस को लॉस हो सकता है। ये हो सकता है आपके स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज काम ना कर रहे हों, टेक्नोलॉजी बदल जाना, लोगों का, हमारे कस्टमर्स का टेस्ट और डिमांड बदल जाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कभी हमारे राजनेता भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं, कंपटीशन मार्केट में, और ये सारी चीजें आपकी मैनमेड रिस्क में आती है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों होते हैं? सबसे पहला है वो है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। हर चीज में चेंजेस होते हैं और चेंजेस होना जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि इन्वेंशंस हो रहे हैं। तो पहले जो मशीनरीज थी, ओल्ड जो मशीनरीज थी, उनको न्यू मशीनरीज से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है? और ये न्यू टेक्नोलॉजी आपके लिए बड़े खर्चे उबे कर सकती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, तो ये सारी रिस्क है एक एक तरह से देखें तो। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और इंसान वहां पर बेच रहा है तो कंज्यूमर उसको भी खरीद सकता है, क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बदलाव लेकर के आया है। पहले जो है फाउंटेन पेन चलता था, अब जो है बॉल पेन आ गया है, तो फाउंटेन पेन के लिए खतरा है। स्टील के वेसल्स आ गए हैं, पहले कॉपर और ब्रास के वेसल्स चलते थे, तो कॉपर और ब्रास के वेसल्स के लिए खतरा है। टेलीविजन इन द प्लेस ऑफ रेडियो, रेडियो के लिए खतरा हो गया है अब। थर्ड पॉइंट जो आती है वो है आपका कंपटीशन। कंपटीशन बिजनेस रिस्क को बढ़ाता है और डायरेक्टली बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। जितना कड़क कंपटीशन होगा उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। सेल्स प्राइस को घटाना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, मार्केट में पोजीशन मेंटेन करने के लिए, और इसलिए प्रॉफिट जो है हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है आपका लेजिस्लेशन, कि गवर्नमेंट भी कभी कभी ऐसे पॉलिसीज बना देती है, ऐसे लॉज बना देती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। एग्जाम्पल है पोल्यूशन, कस्टमर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्री, इन सब के लिए वो लॉज बनाती रहती हैं। ये लॉज से आपके एग्जाम्पल है जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट के, भाई कम से कम एक इंसान को 100 रुपए एग्जाम्पल है मिलना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा इंडस्ट्रीज के लिए। ये जो है बिजनेस को डिसीजन लेने में रुकावट खड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। डिमांड हमेशा आपके प्रोडक्ट की इतनी ही ज्यादा रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। कंज्यूमर का इनकम, उसका टेस्ट, उसका प्रोडक्ट का प्राइस, इन्फ्लेशन, ये सब से आपकी डिमांड जो है वो बदल सकती है और आपका प्रॉफिट भी बदल सकता है। लास्ट जो आता है वो है आपका फिजिकल रिस्क। असेट्स डैमेज हो गए, आग लग गई, आप इधर से उधर चीजों को बेच बेच रहे थे, समुद्र में आपकी शिप डूब गई, हवा में आपके गुड्स को डैमेज हो गया, रेलवेज में आपके गुड्स को डैमेज हो गया, ट्रांसिट में डैमेज, ट्रांसिट मतलब यही होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। कभी कभी आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके फिजिकल रिस्क में आती हैं। आगे बात करें तो हमारे जो तीन एक्टिविटीज थी, बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरा क्या था? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना? ये तीन थे हमारे। तो ये फर्स्ट वाला पूरा हो गया बिजनेस। सेकंड वाला जो है प्रोफेशन, अब उसकी बात करें। जो इंसान के पास स्पेशलाइज्ड स्किल है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो सर्विस देता है, बदले में फीस पाता है, उस इंसान को, उस इंसान के उस काम को बोलेंगे प्रोफेशनल या प्रोफेशन। जो प्रोफेशन होता है उसको मेंबरशिप मिलता है उसके पर्टिकुलर एसोसिएशन से। फॉर एग्जांपल, सीए है तो आईसीएआई का मेंबर होगा, डॉक्टर है तो आईसीएमआर का मेंबर होगा, ऐसे करके। प्रोफेशनल को उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है उनका। फॉर एग्जांपल पता है, डॉक्टर का एक आईसीएमआर का रूल है,
अ डॉक्टर कैन नॉट से नो टू अ पेशेंट एट एनी टाइम इन द डे, कि दिन का कोई भी टाइम बज रहा हो, अगर उसके पास डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, उसको उसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो ये लोग पहले ही सेट करके रखते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें तो मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको सीए पास करना पड़ेगा, और फिर वो आईसीएआई का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा। डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। प्रोफेशनल पर्सन्स हैं ये सब, प्रोफेशनल स्किल को जो है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो उसकी एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। डॉक्टर जब अपनी क्लिनिक में बैठ के काम करेगा तो वो उसका प्रोफेशन कहलाएगा। ये फर्क है हाँ, दोनों बातों में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोफेशनल को नॉलेज होना ज़रूरी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल होना ज़रूरी है, और उसके जैसी एजुकेशन होना ज़रूरी है। टीचर्स के लिए ज़रूरी है आपका बीएड, तो वो होना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, तभी हम प्रोफेशनल कहलाएंगे। वो बदले में जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा तो बदले में वो फीस चार्ज करेगा, और ये फीस सबकी अलग अलग होती है, उनके स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से। स्कूल में टीचर्स काम करती हैं, सबकी सैलरी इक्वल नहीं होती। कितना किसके पास नॉलेज है, कितना किसके पास एक्सपीरियंस है, कैसी किसी के पास स्किल्स हैं, वो सब डिपेंड करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दूसरों को सर्विस देना। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, यानी हम किसी और पे निर्भर नहीं रहते। प्रोफेशनल एक्टिविटी का प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल और बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लॉयर जो है कोर्ट में केस को प्रेजेंट करेगा क्लाइंट के बिहाफ पे, और बदले में फीस चार्ज करेगा, यानी इनको कुछ प्रोडक्शन कुछ बनाना नहीं पड़ता। दे हिमसेल्फ आर अवेलेबल फॉर यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और उसी को प्रोफेशन बोलेंगे। उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मानना जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, जो उनके पर्टिकुलर एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। मॉनेटरी रिटर्न जो है वो यहाँ पर भी अनसर्टेन ही होता है। कोई सीए है मान लो, तो सीए के पास सबसे ज्यादा काम कब रहेगा, जब साल का एंड होने वाला होता है, यानी मार्च, ठीक है। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का। एम्प्लॉयमेंट जो मतलब है इसका सिंपल सा, वो है आपका जॉब। एम्प्लॉयमेंट एक फिक्स्ड इनकम हमको मिलता है, फिक्स्ड सैलरी मिलता है, जहाँ पर हमको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम दिया जाता है। एग्जाम्पल है, एक टीचर जो है स्कूल में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सरकार के किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। हाँ, टीचर अगर अपने खुद के ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा रहा है तो वो प्रोफेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। फिक्स्ड सैलरी दी जाती है फिक्स्ड इंटरवल्स पे, और बदले में फिजिकल या मेंटल वर्क लिया जाता है। टीचर्स का काम मेंटल भी होता है प्लस फिजिकल भी होता है। कुछ और बेनिफिट्स दिए जाते हैं सैलरी के साथ साथ। एग्जाम्पल है मेडिकल अलाउंस, पेंशन, ये सब उनको। मेडिकल अलाउंस मतलब क्या, जब भी वो इंसान बीमार होगा, हॉस्पिटल जाएगा, तो उसको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, या कम करने की ज़रूरत है खर्चा जो भी है। ये जो काम है ये कंट्रोल रहता है, और एम्प्लॉयर इसको कंट्रोल करता है, और उसी के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सब पहले ही बता देते हैं। ये एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है, हम अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को रूल्स क्या फॉलो करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट में था, और यहाँ पर उनको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। वो खुद जाएंगे, जॉब करेंगे, वापस आ जाएंगे, बदले में सैलरी मिल जाएगी उनको। तीनों को कंपेयर करें, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को, तो सबसे पहला है नेचर ऑफ वर्क। गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर बेचे जाते हैं कस्टमर को। यहाँ पर पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज दी जाती हैं सामने वाले इंसान को, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम काम करते हैं। क्वालिफिकेशंस देखें तो बिजनेस करने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ट्रेनिंग की और एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है, और यहाँ पर जैसी जॉब होगी वैसा क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। रिवॉर्ड और रिटर्न देखें तो इसका रिवॉर्ड है प्रॉफिट, इसका रिवॉर्ड है फीस, इसका रिवॉर्ड है सैलरी या तो वेजेस, ठीक है। कैपिटल देखें तो यहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत है, जैसा आपका बिजनेस है उस हिसाब से कैपिटल चाहिए। यहाँ पर एट द टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ा कम कैपिटल चाहिए, यहाँ पर चाहिए ही नहीं। रिस्क देखें तो प्रॉफिट यहाँ पर अनसर्टेन होता है, रिस्क ऑफ लॉस होता है।
यहाँ पर भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान फीस ना पे करे, और यहाँ पर कम रिस्क होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ जो पॉइंट था रिस्क वाला, आपके एम्प्लॉयमेंट में कम रिस्क रहता है, क्योंकि फिक्स्ड सैलरी हमको हमेशा मिलती रहती है रेगुलरली। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, अगेन कंडक्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर हमको लीगल प्रोविजंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, यानी सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हर प्रोफेशनल को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, और यहाँ पर पहले ही एग्रीमेंट बना होता है, उस हिसाब के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। लास्ट पॉइंट है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर अपने बिजनेस किसी और को बेच सकते हैं, प्रोफेशन किसी और को नहीं बेच सकते, और यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ओनरशिप का। तो सिंपल बात है, बिजनेस बेचा जा सकता है, बाकी दोनों प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं बेचे जा सकते। चलो आगे का जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो हम कल डालेंगे, और होपफुली आपको ये इतना हाफ पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आपने अगर इतना पेशेंटली मुझे सुना तो। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। नमस्ते।